जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है। इसमें आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन, टिग वेल्डिंग सेटअप और वेल्डिंग टेक्निक, इसका कैटेगरीज कितने तरह से कैटेगराइज किया जाता है, उसके बारे में, एडवांटेज, इसका लिमिटेशन और इसके एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन का बात करें तो यह एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का टाइप है जिसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है और साथ ही इसके सील्डिंग के लिए, वेल्ड सील्डिंग के लिए हम लोग इनर्ट गैस का यूज करते हैं। शुरुआत में जब इसका इन्वेंशन हुआ था 1939 में जब इसका इन्वेंशन हुआ था तो उस टाइम में इसे हेली आर्क नाम दिया गया था। इसको हेली आर्क के नाम से जानते थे, हेली आर्क के नाम से जानते थे क्योंकि इसमें हीलियम गैस का यूज़ किया जाता था इनर्ट गैस के लिए और आर्क भी प्रोड्यूस होता था, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता था, इसलिए इसको हम लोग शुरुआत में इसको हेली आर्क बोलते थे। इस प्रोसेस में नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस किया जाता है और इस आर्क से काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होता है और इस हीट से मेटल फ्यूज होता है और वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। और इसके लिए कभी कभी हम लोग फिलर मेटल का भी यूज़ करते हैं अगर ज़रूरत होता है तो। और इसके साथ साथ हम लोग सील्डिंग गैस का भी यूज करते हैं, जो कि एक सील्डिंग मीडियम की तरह काम करता है और इस जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है जिसके साथ जो बेस मेटल या आर्क या जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो रिएक्ट कर सकता है, उसको मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसको इस तरह से सेफ रखता है। यहाँ पे सील्डिंग गैस जो मोल्टेन पूल है इसको एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से बचाता है और साथ ही जो इलेक्ट्रोड है, जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, हाई टेम्परेचर पर जनरली ये ऑक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिससे क्या होता है कि टंगस्टन का अगर ऑक्साइड बनता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो एक जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जैसे ही कंज्यूम होना शुरू होगा तो इसका मेटल इस वेल्ड पूल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिससे डिफेक्ट आना शुरू होता है। ठीक है, डिफेक्ट शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग तरह का इनर्ट गैस यूज़ किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली इसमें हम लोग आर्गन और हीलियम का यूज़ करते हैं सील्डिंग गैस के लिए, और भी गैस है उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टिग वेल्डिंग सेटअप के बारे में कि इसका क्या क्या सेटअप है और इसके वेल्डिंग टेक्निक के बारे में भी देखेंगे। पहले इसके हम लोग सेटअप को समझते हैं। ये टिग वेल्डिंग का सिंपल सेटअप है, ठीक है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का अरेंजमेंट है और इसमें से हम लोग जो इम्पोर्टेंट सेटअप है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे इसका पावर सप्लाई, इसका इलेक्ट्रोड होल्डर, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, कितने तरह का इलेक्ट्रोड इसमें यूज किया जाता है उसके बारे में समझेंगे, और इसमें गैस सप्लाई के बारे में समझेंगे कि कहाँ कहाँ किस टाइप का किस मटेरियल के लिए किस तरह का गैस यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसके जो पावर सप्लाई है उसके बारे में समझते हैं कि इसमें पावर जो सोर्स समझ सकते हैं, पावर सोर्स इसका क्या है उसके बारे में समझते हैं। जो पावर सोर्स यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वो जो होता है एसी या डीसी दोनों हो सकता है, या तो एसी पावर सोर्स यूज़ कर सकते हैं या हम लोग डीसी पावर सोर्स यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि मेरा इलेक्ट्रोड कैसा है और वेल्डिंग हम लोग किस मतलब वेल्डिंग मटेरियल क्या है, ठीक है, कैसा वर्क पीस है। तो यहाँ पर
डीसी करंट सोर्स का यूज़ करें तो इसमें भी हम लोग डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव दोनों तरह के पोलरिटी का यूज़ कर सकते हैं। पोलरिटी के बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसके मतलब सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और काफ़ी डिटेल में वहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा पोलरिटी के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, ये सारा डिटेल में हमने बता रखा है कि पोलरिटी क्या होता है। अगर इलेक्ट्रोड नेगेटिव का बात करें, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव का बात करें, तो यहाँ पर जो वर्कपीस होता है उस पर हीट लिबरेट ज़्यादा होता है, वर्कपीस पे ज़्यादा हीट लिबरेट होगा, और जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पे हीट लिबरेशन जो होगा वो कम होगा, वहाँ पर हीट जो होगा कम होगा, लंबे समय तक हीट दोनों पे होगा, लेकिन ज़्यादा हीट जो होगा वर्कपीस पे होगा, ठीक है, और कम हीट जो होगा इलेक्ट्रोड पे होगा। और जस्ट इसका उल्टा कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोड डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का बात करें, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हीट होगा वो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हीट का जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और उसके रिस्पेक्ट में वर्कपीस के ऊपर जो हीट का जनरेशन होगा वो काफ़ी कम होगा, ठीक है। अगर इस दोनों में करंट कैरिंग कैपेसिटी का बात करें, तो इलेक्ट्रोड मतलब ऐसे बोल सकते हैं DCEN में जो करंट कैरिंग के रफली बात करें तो DCEN में जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा होता है DCEP के रिस्पेक्ट में, सॉरी हाँ DCEP के रिस्पेक्ट में, जो DCEN में ज़्यादा करंट कैरी करता है। अब अगर हम लोग AC पावर सोर्स का बात करें, तो इसमें क्या होता है कि हाफ साइकिल में कुछ इस तरह से इसका साइकिल होता है टाइम के साथ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हाफ साइकिल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, और हाफ साइकिल में इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है। तो इससे क्या होगा कि जब इलेक्ट्रोड, जैसे हमने बता रखा था इससे पहले पोलैरिटी वाले वीडियो में, कि जिस टाइम में इलेक्ट्रोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, उस टाइम में जो मेटल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, हमने क्या बताया कि जिस टाइम में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा और वर्कपीस नेगेटिव होगा, इस टाइम में इलेक्ट्रॉन सरफेस से मूव होना शुरू होता है और इस पर स्ट्राइक करता है। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी भी तरह का यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, अगर सपोज यहाँ अगर एल्युमिनियम अगर मटेरियल की बात करें, तो ये प्योर एल्युमिनियम एटमॉस्फेयर में आते ही तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसके ऊपर एक ऑक्सीजन का लेयर आ जाता है, ठीक है। तो उस तरह से क्या होगा कि उस टाइम में यहाँ से तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, जिससे किसी भी तरह का ऑक्सीडाइज लेयर है वो क्लीन हो जाएगा और वेल्डिंग सही हो पाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है कि पेनिट्रेशन कम होता है, वेल्डिंग पेनिट्रेशन कम होगा। लेकिन जब हम लोग AC का बात करते हैं तो एक पार्टिकुलर टाइम तक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है और एक पार्टिकुलर टाइम तक इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, और जिस टाइम में ये नेगेटिव होगा, जिस टाइम में जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट यहाँ से इधर मूव करेगा। इसको थोड़ा अलग बना देता हूँ। जब इस केस में जब ये नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट यहाँ से यहाँ इधर की तरफ होगा, और हाई काइनेटिक एनर्जी के जब इलेक्ट्रॉन के हाई वेलोसिटी के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो वेल्डिंग पेनिट्रेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग तरह का हम लोग यहाँ पर पावर सोर्स का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे एल्युमिनियम का अगर वेल्डिंग करना है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का भी टाइप अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, उसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर जो हम लोग पावर सोर्स का यूज़ करते हैं वो AC पावर सोर्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का बात करें
मैग्नीशियम का बात करें तो यहाँ पर हम लोग एसी पावर सोर्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टेनलेस स्टील का बात करें तो जनरली हम लोग डीसी ईएन का यूज़ करते हैं। कास्ट आयरन का बात करें तो वहाँ पर दोनों तरह का होता है, दोनों तरह मतलब एसी और डीसी ईएन दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन का बात करें तो वहाँ पर एसी और डीसी ईएन दोनों तरह के पोलैरिटी का यूज़ करते हुए वेल्डिंग करते हैं। और इस सभी में हम लोग जो है वो आर्गन गैस का ही यूज़ करते हैं। इस सभी तरह के वेल्डिंग में हम लोग सील्डिंग गैस के लिए आर्गन गैस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा इसके बारे में, डायरेक्ट करंट के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। तो डायरेक्ट करंट में इसके अलावा इसमें एक सेकेंड, यहाँ पर इस दोनों सोर्स के अलावा भी हम लोग और जो डीसी सोर्स यूज़ करते हैं वो एक आपका स्टीडी पल्स होता है, स्टीडी पल्स टाइप डीसी सोर्स होता है। और दूसरा इसी में एक स्टेप पल्स टाइप सोर्स भी होता है। स्टीडी पल्स में तो जो करंट जो होता है वो टाइम के साथ बिल्कुल कांस्टेंट होता है। ठीक है, बट जो स्टेप पल्स का बात करें तो इसमें जो पल्स होता है कुछ इस तरह से होता है, डीसी करंट ही होगा लेकिन पल्स कुछ इस तरह से जनरेट होगा। इसमें क्या होता है कि दो तरह का पल्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है, आप देख रहे हैं इसमें भी अगर दो तरह का पल्स जनरेट हो रहा है। जो अपर लेवल है इसको बोलते हैं पिक पल्स, पिक पल्स, पिक करंट बोलिए। ठीक है, ये पिक करंट। और जो लोअर लेवल जो पल्स होता है इसको बोलते हैं बैकग्राउंड करंट पल्स या सिंपली करंट। बेसिकली बैकग्राउंड इस तरह का अगर हम लोग पल्स यूज़ करते हैं तो जिस टाइम में बैकग्राउंड पल्स जनरेट हो रहा होता है उस टाइम में वेल्डिंग उतने देर में जो वेल्ड है, वेल्ड पूल है, कुछ उसको कूल होने, उसको ठंडा होने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, इसमें भी आर्क जनरेट होगा, इस मतलब बैकग्राउंड करंट में भी आर्क जनरेट होगा लेकिन इतना उसमें हीट नहीं होगा कि वो मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि इफ़ेक्ट, वेल्डिंग को इफ़ेक्ट कर सके। मतलब उस टाइम में जस्ट एक कूलिंग इफ़ेक्ट की तरह एक काम करेगा। और जब ये पिक करंट पे पहुंचेगा उस टाइम में आर्क जनरेट होगा और हीट भी जनरेट होगा, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होगा। उस टाइम में वेल्डिंग की तरह ये करंट काम करेगा। और इस तरह का जो करंट होता है, मतलब इस तरह का हम लोग पल्स जब जनरेट करते हैं उसमें जहाँ पर जैसे बोल सकते हैं कि वेल्डिंग पोजीशन फ्लैट नहीं होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ पोजीशन होना चाहिए। दैट मीन्स या तो वेल्डिंग वर्टिकल हो रहा होगा या फिर ओवरहेड वेल्डिंग हो रहा होगा, या तो वर्टिकल वेल्डिंग कर रहे होंगे या फिर ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे होंगे। उस तरह के केस में पल्स वेल्डिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं आउट ऑफ पोजीशन वेल्डिंग में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है इसके बारे में बात करते हैं कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड या सिंपली इलेक्ट्रोड कितने टाइप का होता है, टिक वेल्डिंग में किस तरह से इसका यूज़ किया था उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला था पावर सोर्स। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड मटेरियल के बारे में। अब दिख रहा होगा इलेक्ट्रोड मटेरियल के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बात करें तो दो तरह का इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है जनरली। पहला तो हम लोग प्योर टंगस्टन का यूज़ करते हैं, या तो प्योर टंगस्टन का यूज़ करते हैं या फिर एलॉय टंगस्टन का यूज़ करते हैं, टंगस्टन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरली
जो प्योर टंगस्टन होता है इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो कम होता है, जैसे बोल सकते हैं कैरिंग लेस करंट। जो प्योर टंगस्टन होता है वो लेस करंट को कैरी करता है, लेस करंट को कैरी करता है। और जनरली इसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी या स्ट्रेट पोलैरिटी बोलिए या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसी तरह से एलॉय टंगस्टन का बात करें तो ये दो तरह के एलॉय से होता है, बना होता है, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं थोराइडेड टंगस्टन, थोराइडेड टंगस्टन एंड जिकोनाइटेड टंगस्टन। ठीक है। और यहाँ पे पोलैरिटी का बात करें तो दोनों तरह का, इस केस में जो होता है वो दोनों तरह का पोलैरिटी यूज़ किया जाता है, एसी और डीसी दोनों तरह का। और डीसी में भी आपका डीसीईपी और डीसीईएन दोनों तरह का पोलैरिटी का यूज़ किया जाता है। हाँ, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे थोराइडेड टंगस्टन। थोराइडेड टंगस्टन मतलब कि जिसमें थोरियम ऑक्साइड को, यहाँ पर ऐसे थोराइडेड टंगस्टन में ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें थोरियम ऑक्साइड को, थोरियम ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रोड के साथ मिलाते हैं, जिसमें 1 से 2% तक थोरियम ऑक्साइड इसमें मिला होता है। और इसी तरह से जिरकोनियम के लिए बात करें तो इसमें, या इसको जैसे इसको मिक्स करते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं मतलब क्या होते हैं थोरिया, सिंपली वर्ड में बोल देते हैं थोरिया। ठीक है। जिरकोनियम ऑक्साइड का बात करें तो इसमें जो जिरकोनियम होता है, जिरकोनियम ऑक्साइड 0.15 से लेकर 0.40% तक इसमें जिरकोनियम ऑक्साइड को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। जिरकोनियम ऑक्साइड को मिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है एलॉय टंगस्टन मिल जाता है। और हम लोग एलॉय टंगस्टन के कुछ प्रॉपर्टी का बात करें तो एलॉय टंगस्टन हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है। इससे हम बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट को कैरी करता है। ठीक है। तो इससे इसको सिंपली बोल सकते हैं हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। इसके साथ साथ हाई रेसिस्टेंस टू कंटामिनेशन, ऐसा बोल सकते हैं कि जो किसी भी तरह का कंटामिनेशन है तो उस तरह का हाई रेसिस्टेंट टू कंटामिनेशन होता है। तो ये हाई रेसिस्टेंट टू कंटामिनेशन होता है। इसके अलावा हाई थर्मल रेसिस्टेंट भी होता है। जब यहाँ पर हम लोग कॉपर को नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जब वेल्ड किया जाता है तो उस टाइम में एलॉय टंगस्टन का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, क्योंकि क्या होता है नाइट्रोजन जो होता है प्योर टंगस्टन के ऊपर मतलब जल्दी अटैक करता है, उसके साथ जल्दी रिएक्ट कर लेता है। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो एलॉय टंगस्टन होता है उसका यूज़ करते हैं। जबकि अगर मुझे जो एल्युमिनियम है और उससे आर्गन एटमॉस्फेयर के अंदर जब वेल्ड करना है तो वहाँ पर प्योर टंगस्टन का जनरली यूज़ किया जाता है, वो ज़्यादा सूटेबल होता है। तो इसी तरह से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जो गैस है, इनर्ट गैस है, तो उसके साथ साथ अलग अलग तरह का जो इलेक्ट्रोड है उस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड मटेरियल। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो गैस सप्लाई है, तो गैस सप्लाई में अलग अलग तरह का गैस यूज़ किया जाता है, जैसे हमने अभी बताया था। ठीक है। इसमें हीलियम, नियन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी यूज़ किया जाता है।
वो अलग अलग मटेरियल और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग तरह का गैस का यूज़ किया जाता है। तो जनरली हम लोग यहाँ पर जो होता है हीलियम और आर्गन का ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें सेटअप के अंदर देखें तो इसमें एक इस तरह से इलेक्ट्रोड होल्डर होता है। जो इलेक्ट्रोड होल्डर यहाँ से जो इनर्ट गैस है इसके सप्लाई इसके थ्रू यहाँ से इसका सप्लाई भी होता है और साथ ही इलेक्ट्रोड को भी होल्ड करके रखता है। ठीक है। और जहाँ पर अगर ज़रूरत हो वहाँ पर हम लोग फिलर मेटल का भी यूज़ करते हैं और जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ फिलर मेटल का यूज़ नहीं भी किया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गैस पैसेज होता है और नोजल के थ्रू एक पार्टिकुलर एरिया में एक गैस इंटर होगा जिस टाइम में वेल्डिंग किया जाएगा। तो इसका थोड़ा सा हम लोग वेल्डिंग टेक्निक का बात करें तो जैसे हम लोग गैस वेल्डिंग का सेटअप देखा था, लगभग कुछ उसी तरह से मिलता जुलता इसका भी सेटअप होता है। यहाँ भी एक गैस सिलेंडर होता है, यहाँ पर अलग अलग तरह का सप्लाई। जैसे सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से गैस को पहले ओपन किया जाता है, उसके बाद आर्क प्रोड्यूस किया जाता है। गैस को इसलिए पहले ओपन किया जाता है कि अगर हम लोग डायरेक्ट वेल्डिंग करना शुरू कर दे, डायरेक्ट आर्क प्रोड्यूस करे, तो हो सकता है कि हाई टेम्परेचर पर जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज हो जाए और ऑक्सीडाइज होने के बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इनर्ट गैस को ओपन करते हैं, उसके बाद आर्क प्रोड्यूस करते हैं। आर्क प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि जो वर्कपीस है उस पर हम लोग जस्ट इस तरह से पहले टच किए उसके बाद विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक आर्क जो होता है वो प्रोड्यूस होना शुरू होता है। वो क्यों होता है इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू करता है जिसके कारण यहाँ का एयर और हाई वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जंप करेगा। ठीक है, जिसके कारण जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगा और आयोनाइज होने के कारण टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, और हाई टेम्परेचर के कारण जो मेटल है वो फ्यूज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग शुरू करते हैं। और जब वेल्डिंग करने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो पहले तो जो इलेक्ट्रोड है वो भी इलेक्ट्रोड टिप जो है वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, साथ ही जो वर्कपीस है वो भी पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। और वेल्डिंग जैसे ही कंप्लीट हो गया तो सबसे पहले आर्क जो होगा वो बंद होगा, बट जो गैस का जो सप्लाई है तुरंत हम लोग बंद नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में इसका जो इलेक्ट्रोड है, जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे ही इसको अगर हम लोग गैस के सप्लाई को अगर बंद कर दिया तो जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड टिप एटमॉस्फेयर में कूल होना शुरू हो जाएगा और जिसके कारण एक क्या होगा कि इससे बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा कि इसका मेल्टिंग, जब नेक्स्ट टाइम अगर वेल्डिंग करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम हो जाएगा, तो ये ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब वेल्डिंग ऑफ हो जाए, जब वेल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो कुछ देर तक जो ये गैस का सप्लाई है इसको ऑन रखते हैं। कहने का मतलब कि जो इनर्ट गैस के प्रेजेंस में ही इसको कूल करना पड़ेगा, इसको दैट मीन्स इलेक्ट्रोड को कूल करना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल सा वेल्डिंग टेक्निक है। ठीक है, अब इसके हम लोग जो क्या क्या कैटेगरीज है उसके बारे में बात करते हैं। वेल्डिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से इसे दो कैटेगरी में इस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इसमें आता है मैनुअल टिग वेल्डिंग प्रोसेस और दूसरा होता है मैकेनाइज्ड टिग वेल्डिंग प्रोसेस। मैनुअल टिग वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है उसको और जो फिलर वायर होता है उसको दोनों को मैनुअली मूव कराया जाता है। जिस डायरेक्शन में वेल्डिंग करना उस डायरेक्शन में मैनुअली और प्रिसाइजली मूव कराया जाता है। बट मैकेनाइज्ड टिग वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड होल्डर है और जो फिलर वायर है दोनों एक मैकेनिज्म के थ्रू ऑटोमेटिकली मूव कर रहा होता है। तो इस तरह से इसको बोल सकते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से इसका प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, डिज़ाइन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी,
उसके हिसाब से इसको फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है कोल्ड वायर टिग वेल्डिंग, हॉट वायर टिग वेल्डिंग एंड ऑर्बिटल टिग वेल्डिंग। कोल्ड वायर टिग वेल्डिंग में क्या होता है कि जो वेल्डिंग वायर है, सॉरी जो फिलर जो वायर है उसको जो सिंपली एम्बिडियंट टेम्परेचर पर वेल्डिंग के समय फिर इसको अंदर फीड किया जाता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो यहाँ पर हीट जनरेट हो रहा है वो कुछ जो फिलर वायर है वो भी कंज्यूम करता है, जिससे जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉट वायर टिग वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो मेरे पास जो फिलर वायर होता है इसको भी हम लोग कुछ पावर सप्लाई दे देते हैं। सपोज यहाँ से मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से जैसे इसको अगर पावर सप्लाई दे रहे हैं तो यहीं से कुछ पावर सप्लाई जो होता है हम लोग इसको भी सप्लाई कर देते हैं, कुछ इस तरह से पावर सोर्स के साथ इसको भी सप्लाई दे देते हैं। इससे क्या होता है कि जो इसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है और उसके कारण वायर जो क्या होगा वो हीटअप हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि मेरा जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह का जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो जनरली हम लोग स्टेनलेस स्टील या फिर जो निकेल एलॉय है, किसी भी तरह का जो निकेल का एलॉय है उस तरह के मटेरियल के लिए हम लोग इसका वेल्डिंग के समय उस समय इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम लोग इसका और अच्छे से समझने के लिए मेटल डिपोजिशन रेट, एक साइड में हम लोग ऐसे लिखते हैं मेटल डिपोजिशन रेट, ठीक है, शॉर्ट में हमने लिखा है मेटल डिपोजिशन रेट, जिसको अगर यूनिट लिखे तो केजी पर आवर के हिसाब से बोलते हैं कि 1 घंटे में कितना मेटल जो होता है डिपॉजिट होता है। और दूसरे साइड में हम लोग लिखते हैं जो आर्क पावर है, आर्क पावर को लिखते हैं, ठीक है, किलोवाट में, इसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से कुछ एक ग्राफ बनाता हूँ, एक और, ठीक है। अगर हमने ये है मेरा कोल्ड वायर के लिए, कोल्ड वायर टिग वेल्डिंग, कोल्ड वायर टिग वेल्डिंग के लिए है। ये मेरा है हॉट वायर, हॉट वायर टिग वेल्डिंग के लिए, ठीक है। और ये मेरा है मतलब सिंपली समझ सकते हैं कि हॉट वायर विथ ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन मतलब कि फ्रिक्वेंटली उसका चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हॉट वायर का ऑसिलेशन मतलब करंट का हम लोग ऑसिलेशन चेंज कर रहे हैं, उसके लिए है, ठीक है। हॉट वायर ऑसिलेशन के बारे में यहाँ हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते अभी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप 2 ग्राफ से अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग एक पार्टिकुलर पावर सोर्स का बात करें तो उस पावर सोर्स पर अगर कोल्ड वायर का बात करें तो वहाँ पर मेटल का जो डिपोजिशन रेट है वो कम है, और इसी सेम पावर पर जो मेटल डिपोजिशन रेट है हॉट वायर में बढ़ जाता है। और जब हम लोग हॉट फिलर वायर ऑसिलेशन के साथ यूज़ करें तो उसका परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इस 2 चीज़ को ध्यान रखिए, हॉट वायर एंड कोल्ड वायर के बारे में। ऑसिलेशन के बारे में कभी किसी और वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्बिटल टिग वेल्डिंग के बारे में। तो ऑर्बिटल टिग वेल्डिंग का जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली पाइप वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर हाई क्वालिटी और मतलब हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पर हम लोग ऑर्बिटल टिग वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। जैसे जो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जहाँ पर पाइप वर्क किया जा रहा है, या सेमीकंडक्टर है, या फूड इंडस्ट्रीज फैक्ट्री है जहाँ पर पाइप के अंदर, किसी भी तरह के पाइप के अंदर प्रिसाइजली वेल्डिंग करना है काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के साथ, तो वहाँ पर हम लोग ऑर्बिटल वेल्डिंग का यूज़ किया आता है, ठीक है। एक पाइप के ऊपर इसका वेल्डिंग किया आता है, 2 पाइप को जनरली वेल्ड करने के लिए।
वेल्डिंग किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल टिक वेल्डिंग। अब इसके एडवांटेज का बात करते हैं। तो इसके एडवांटेज में सबसे पहला है कि हाई क्वालिटी एंड प्रेसिजन वेल्डिंग ऑपरेशन, ठीक है, इससे हाई क्वालिटी और हाई प्रिसाइजली वेल्डिंग पॉसिबल है। इट इज़ सुटेबल फॉर थिन मेटल, मतलब ये थिन मेटल के लिए जिसका थिकनेस इतना तक हो उसको भी वेल्ड किया जा सकता है, ठीक है। पिन पॉइंट कंट्रोल करने का मतलब काफ़ी मतलब प्रिसाइज स्पेस में भी इसको काफ़ी मतलब कन्फाइंड स्पेस में भी इससे वेल्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन वेल्ड इन ऑल पोजीशन, वेल्डिंग का अलग अलग पोजीशन होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन, तो किसी भी पोजीशन में इसमें वेल्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा इसमें किसी भी तरह का स्पार्क या स्पैटर का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का फ्लैक्स जो फ्लक्स है या स्लैग का इंक्लूजन है उसमें नहीं होता है, किसी भी तरह का स्मोक या फ्यूम्स का इसमें नहीं होता है, स्मोक या धुआं वगैरह इसमें नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसका एडवांटेज है, और भी इसका बहुत सारा एडवांटेज है, कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके कुछ लिमिटेशन के बारे में समझते हैं। इसका लिमिटेशन देखें तो सबसे पहला तो इसका जो फिलर मेटल डिपोजिशन रेट जो होता है वो काफ़ी कम होता है, तो इसी से रिलेटेड है यहाँ पर। इसके कारण मुझे क्या करना पड़ता है कि स्लो ट्रैवल स्पीड, इसका जो स्पीड होता है, ट्रैवलिंग स्पीड होता है वो काफ़ी कम होता है जो अदर प्रोसेस है उसके रिस्पेक्ट में। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्किल इज रिक्वायर्ड, करने का मतलब यहाँ पर अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जो है वेल्डिंग के लिए अच्छा स्किल भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो यूवी रे का बात करें तो मोर यूवी रे देन द अदर प्रोसेस, यहाँ पर जो यूवी रे अल्ट्रा वायलेट रे जो इमिट होता है वो अदर प्रोसेस के रेस्पेक्ट में कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो हायर इक्विपमेंट कॉस्ट अदर देन द अदर वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। और वेल्डिंग प्रोसेस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो कॉस्ट है, जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो कुछ ज़्यादा होता है। इसके एप्लीकेशन का बात करें, इसके एप्लीकेशंस का बात करें तो इसका जो हम बोल सकते हैं कि इसका यूज जो रिएक्टिव मटेरियल है, मतलब किसी भी तरह का रिएक्टिव मटेरियल का जहाँ वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, रिएक्टिव मेटल का जहाँ वेल्डिंग किया जा रहा है, और साथ ही जहाँ रिफैक्ट्री मेटल का भी यूज़ किया जा रहा, रिफैक्ट्री मेटल का यूज़ जहाँ कर रहे होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। रिफैक्ट्री मेटल का मतलब है कि जिसका जो ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हीट रेसिस्टेंट और वियर रेसिस्टेंट जिसके अंदर होता है उसको रिफैक्ट्री मटेरियल बोलते हैं। तो उस तरह के मटेरियल के लिए वेल्डिंग के लिए इसका हम लोग यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी जैसे हमने बताया कि जैसे एल्युमिनियम एलॉय है, मैग्नीशियम एलॉय है, अलग अलग तरह का एलॉय है, एल्युमिनियम का एलॉय है वहाँ पर इसका हम लोग यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम का एलॉय है वहाँ यूज़ करते हैं, कॉपर का एलॉय है वहाँ यूज़ करते हैं, निकल एलॉय है वहाँ यूज़ करते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के मटेरियल के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ ही जब हम लोग स्टेनलेस स्टील का अगर हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो इस केस में, और थिकनेस जब 12 mm से ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग आर्गन गैस यूज करते हैं और रिकमेंडेड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज होता है एटॉमिक एनर्जी फील्ड में, एयरक्राफ्ट में, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल जो इंडस्ट्री होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही जो रॉकेट मोटर चैम्बर का फैब्रिकेशन किया जाता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ थिक सेक्शन और थिन सेक्शन होता है वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का हम लोग वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है यूज़ कर रहे हैं और किस तरह का सील्डिंग गैस यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग थिक सेक्शन का बात करें तो वहाँ पर आर्गन और हीलियम मिक्सचर का यूज़ करते हैं और प्योर हीलियम का भी यूज़ करते हैं, जिससे मतलब यहाँ पर क्या करते हैं उसको वेल्डिंग पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए
इस तरह से आर्गन और हीलियम, और या तो प्योर हीलियम का भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। आज इसको हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, रोकते हैं अभी। ठीक है, अगले क्लास में जो नेक्स्ट वेल्डिंग है, जो मिग वेल्डिंग के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।